ये कहानी है एक गांव की जहां दो दोस्त रहते थे, रमेश और विनय। कभी कभी किस्मत हमें रास्ता दिखाती है और कभी कभी हमारा कर्म, लेकिन असली पहचान तब होती है जब जिंदगी के दो रास्ते हमारे सामने होती है, एक ईमानदारी का और दूसरा स्वार्थ का। समय के साथ दोनों बड़े हो गए और दोनों का विवाह भी हो चुका था। रमेश की पत्नी का नाम कविता है और उनकी एक छोटी सी बेटी भी है, और विनय की पत्नी का नाम रेखा है, उनके एक बेटे हैं। एक दिन विनय उसके पत्नी को बोलता है, अरे भाग्यवान किया बताऊं, ये जिंदगी भी कैसी है, ना नौकरी ना पैसा, कब तक यूं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं। आप एक बार रमेश भैया से बात करके देखिए ना, शायद कुछ काम मिल जाए। हाँ, वही तो है मेरा सच्चा दोस्त, और वह तो जमींदार जी के पास नौकरी भी करता है। तो मैं अभी रमेश के घर जाकर देखता हूँ। सुनिए जी, अभी आप मत जाइए, क्योंकि रमेश भैया अभी काम में गया होगा, तो वह अभी घर पर नहीं मिलेगा, तो आप शाम को ही जाइएगा। ठीक है भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रहे हो, मैं शाम को ही रमेश का घर जाऊंगा। शाम के समय विनय रमेश के घर जाता है। ओ रमेश, बाहर आ यार, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे विनय, शाम का समय कैसे आना हुआ? क्या बात है? सब ठीक तो है? भाई क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। कुछ पैसा का जरूरत है, क्योंकि बहुत दिन से कुछ काम भी नहीं मिल रहा है। सोच रहा था कि कोई काम मिल जाए तो अच्छा होता। क्या तू जमींदार जी से बात करके कोई छोटा मोटा काम ही दिला सकते हो? विनय देख, काम तो बहुत है, मगर मेहनत करनी होगी। जमींदार बहुत सीधे आदमी है, लेकिन मेहनती को कभी मना नहीं करते। कल सुबह मेरे साथ चल, मैं तुझे जमींदार से मिलवा दूंगा। बाकी आगे तेरी मेहनत और ईमानदारी पर है। हाँ यार, मैं ईमानदारी से मेहनत भी करूंगा, बस तू साथ चलना भाई। विनय रमेश से बातचीत करके अपने घर लौट जाते हैं, और घर आते ही उसकी पत्नी रेखा बोलती है, क्या हुआ जी? रमेश भैया ने क्या कहा, कुछ काम मिलेगा? अरे भाग्यवान, रमेश ने कहा कि कल सुबह तुम मेरे पास आना और साथ में जमींदार जी के पास जाकर बोलेंगे। अगर मुझे भी कुछ काम मिल जाएगा तो ठीक ही होगा, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए जी, अब आप खाना खाकर सो जाइए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना भी तो है। ठीक है भाग्यवान, तुम खाना लगा दो। विनय और उसकी पत्नी रेखा दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह विनय जल्दी से उठकर रमेश के घर चले जाते हैं। अरे विनय, आ गए तुम, चलो जमींदार जी के पास चलते हैं। हाँ रमेश, चलो चलते हैं। रमेश विनय को साथ लेकर जमींदार जी के पास जाता है, और वह दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी विनय पूछता है, क्या रमेश भाई, तुम इतना दूर काम करने आते हो? क्या बताऊं भाई, सामने तो कोई काम भी नहीं है। चलो, और ज्यादा दूर नहीं है, सामने में ही जमींदार जी के घर है। अरे रमेश, कौन है ये नया लड़का? मालिक, ये मेरा दोस्त है विनय। बहुत ही गरीब है, लेकिन मेहनत करने को तैयार है। कृपया इसे कोई काम दे दीजिए। हमारे यहाँ काम तो बहुत है, लेकिन सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। धूप हो या बरसात, कोई बहाना नहीं चलेगा। तैयार हो विनय काम करने के लिए? जी हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है विनय,
कल से तुम काम करने समय पर आ जाना। जी मालिक, मैं कल से समय पर काम करने आ जाऊंगा। और रमेश तुम जाओ, खेतों में काम करना शुरू कर दो। ठीक है मालिक। इतना कहकर विनय वहां से घर लौट जाता है और रमेश खेत में काम करने के लिए चला जाता है। क्या हुआ जी? जमींदार जी ने किया कहा कुछ काम मिला? हाँ भाग्यवान, काम तो मिल गया है। जमींदार जी ने कहा कि कल से समय पर काम पर आ जाना। अरे हाँ, यह तो खुशी की बात है। अब आप मुंह हाथ धोकर आइए, मैं खाना लगा देती हूँ और खाना खाकर आप जंगल से लकड़ी ले आइएगा, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए घर पर लकड़ी नहीं है। अगले दिन वो दोनों दोस्त रमेश और विनय साथ काम करने के लिए जाता है। देख विनय, यहाँ आराम करने का वक्त नहीं होता। ये खेत हमें पेट भरते हैं, इसीलिए जितना मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा पैसा भी मिलेगा। अरे यार, ये काम तो बहुत ही मुश्किल है। कहीं कोई पैसा कमाने का आसान तरीका नहीं है। देख विनय, कोई भी छोटा रास्ता अंत में मुसीबत ही लाता है। अगर कुछ पाना है तो मेहनत ही करनी होगी। वह दोनों काम करके घर लौट रहे थे, तभी अचानक बारिश आ जाता है। तभी रमेश बोलता है, अरे विनय देखो, वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दे रहा है। चलो कुछ देर वहीं ठहर जाते हैं। बारिश छूट जाने के बाद हम वहाँ से चले जाएंगे। दोनों दौड़कर झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। रमेश दरवाजे पर आवाज लगाता है, कोई है? माफ कीजिए, बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर ठहर सकते हैं क्या? क्या हुआ बेटा? इस समय जंगल में कैसे आ गए? दादी, हम दोनों मजदूरी करके घर लौट रहे थे। रास्ते में बारिश आ गई तो सोचा यहीं थोड़ी देर रुक जाएं। अगर आप इजाजत दें तो। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। जब तक बारिश नहीं रुकती यहीं रुको। दोनों अंदर आते हैं। झोपड़ी में एक दिया जल रहा है, साधारण सा माहौल है। दादी, आप यहाँ इतनी बड़ी जंगल में अकेली कैसे रहती है? क्या आपको डर नहीं लगता? क्या बताऊं बेटा, अब तो आदत सी हो गई है। पर दादी, आपके साथ और कोई नहीं है क्या? आपका परिवार? नहीं बेटा, अब कोई नहीं है। मैं अकेली ही रहती हूँ। पर क्यों दादी, आपने कभी अपने घर वापस जाने की कोशिश नहीं की? कुछ महीने पहले मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा, अब आप हमारे किसी काम की नहीं रही। दिल टूट गया बेटा। मैं रोती रही, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। जब कोई सहारा नहीं रहा तो मैं जंगल की ओर चल दी। चलते चलते जब इस सुनसान जगह पर पहुंची तो ये टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। फिर धीरे धीरे इसे ठीक किया और यहीं रहने लगी। दादी, आपने बहुत कुछ सहा है, हम सोच भी नहीं सकते। सच में दादी, आप बहुत हिम्मती है। इतने अकेलेपन में भी आपने हार नहीं मानी। क्या करूं बेटा, जिंदगी तो जीनी ही पड़ती है ना, चाहे जैसे भी हालात हों। थोड़ी देर बाद बारिश छूट जाती है। ठीक है दादी, अब बारिश भी छूट गया है और रात भी बहुत हो रहा है, तो हम दोनों चलते हैं, क्योंकि घर में भी चिंता कर रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दादी। इतना कहकर वह दोनों वहां से अपने घर की ओर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीना बीत जाते हैं और जमींदार जी सोचते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरे से खेती और व्यापार संभाला नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि रमेश बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसी को अपना व्यापार संभालने के लिए दे दूंगा। रमेश और विनय वह दोनों खेतों पर काम करते हैं।
तभी जमींदार जी वहां आते हैं और रमेश को बोलते हैं, देखो बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है। रमेश बेटा, मैं चाहता हूं कि अब से तुम मेरा खेत और सारा व्यापार संभाले। मेरा पूरा भरोसा है तुम पर। मालिक, आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद और भरोसा मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं वादा करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। इतना कहकर जमींदार जी वहां से चले जाते हैं और विनय मन में सोचता है कि इसे खेत और सारा व्यापार संभालने दे दिया और मुझे कुछ नहीं। अब ये अमीर बन जाएगा और मैं वैसे का वैसा। नहीं, ये मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, तभी मुझे इसकी जगह मिलेगा। तब सब कुछ मेरा होगा, दौलत, इज्जत और जमींदार का घर। रमेश और विनय काम खत्म करने के बाद घर लौट रहे होते हैं और रमेश का मन खुशी से भरा हुआ था और वही विनय का मन में जलन हो रहा था। वह दोनों घर पहुंच जाते हैं और रमेश की पत्नी कविता बोलती है, क्या बात है जी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहा है। अरे भाग्यवान, जमींदार जी ने अब मुझे उनके सारे खेत और व्यापार संभालने को दिया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। रमेश और उसके परिवार तो बहुत खुश हैं, लेकिन विनय ये सहन नहीं कर पा रहा है। विनय सोचता है कि कल रात इसे खेत से लौटते वक्त खाई में गिरा दूंगा। सबको लगेगा हादसा हुआ है और फिर मैं बन जाऊंगा जमींदार जी का वारिस। अगले दिन सुबह वह दोनों काम पर जाते हैं और पूरा दिन दोनों मन लगाकर काम करते हैं। उस दिन वह दोनों बहुत देर तक काम किए थे और घर आते समय रात हो गया था और विनय सोच रहा था कि अगर रमेश रास्ते से हट जाए तो रास्ता मेरा साफ हो जाएगा। तभी विनय अचानक रमेश को धक्का दे देता है और रमेश खाई में गिर जाता है। विनय ने बिना पीछे देखे घर चला जाता है। उसे लगा रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। माँ देखो, आज कितना रात हो गई है, लेकिन अभी तक पिताजी घर नहीं आए। हाँ बेटा, तुम तो ठीक ही कह रही हो, आज इतनी देर हो गई, लेकिन तुम्हारा पिताजी अभी तक नहीं आया। तुम घर में ही रहना, मैं तुम्हारे विनय चाचा से पूछ कर आता हूँ कि तुम्हारा पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए। कविता बच्चों को घर में रखकर विनय के घर की ओर निकल जाता है। विनय के घर पहुंचकर बोलती है, अरे विनय भैया, आपका दोस्त अभी तक काम से आज घर क्यों नहीं आया है? आपको कुछ पता है? अरे भाभी जी, रमेश भैया को काम खत्म करने के बाद जमींदार जी ने बुलाया था, तो वह जमींदार जी के घर गए थे और मैं वहां से घर आ गए। बहुत रात हो गया होगा, इसलिए शायद वह जमींदार जी के घरों में ही रुक गया होगा। अगली सुबह विनय काम पर पहुंच गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रमेश जमींदार जी के पास खड़ा हुआ होता है। तू जिंदा कैसे है? शायद ऊपर वाले को मेरा अब तक का कर्म पसंद आया। एक बूढ़ी माँ ने मुझे खाई के पास घायल देखा और बचा लिया। विनय, तुमने रमेश के साथ ये अच्छा नहीं किया। विनय की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रमेश से माफी मांगते हैं। माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। तूने मुझ पर भरोसा किया और मैंने तुझसे गद्दारी कर दी। रमेश,
क्या तू अपने दोस्त को माफ कर सकेगा? मैंने तुझे अपना सच्चा दोस्त समझा था विनय, और तूने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन बचपन की दोस्ती इतनी सस्ती नहीं होती। इस बार माफ करता हूँ, लेकिन याद रख, हर इंसान को जीवन में एक ही बार मौका मिलता है सुधरने का। तू वो मौका मत गंवाना। कभी कभी दोस्ती की डोर बहुत मजबूत होती है, लेकिन धोखा उसे कमजोर कर देता है। फिर भी अगर सच्चाई और पछतावे की रोशनी हो तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं।